आज आपको क्लास 8th के प्रथम पाठ के तृतीय भाग का वाचन एवं व्याख्या प्रस्तुत की जा रही है। पहले वाचन। हिंदी का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ हिंदी लैंग्वेज। भाषा विशेष का प्रयोग विस्तृत भूभाग पर होने के कारण उसमें उसकी बोलियों और उपभाषाओं के प्रयोग होने लगते हैं तथा भौगोलिक भिन्नता के कारण उसके रूप में विविधता आ जाती है। अतएव भाषा में एक रूपता तथा अनुशासन लाने की दृष्टि से उसके मानक रूप की आवश्यकता पड़ती है। इसमें शब्दों की एक रूपता बनाए रखकर उनके प्रयोग भेद के भ्रम को दूर करने की व्यवस्था होती है। उदाहरण स्वरूप, हिंदी में प्रचलित कई वर्ण अथवा संयुक्त व्यंजन ऐसे हैं जिनके दो रूप प्रचलित हैं, जैसे अ और आ, और ये भी आ। तो ये 3 रूप हैं आ के। और क्ता, ह्रा, ह्ना, टा और टा, जाए और जाएं। ऐसे में शिष्ट और सुनिश्चित व्यक्तियों द्वारा व्यवहार में लाया जाने वाला भाषा रूप ही स्वीकार किया जाता है। भाषा का यह व्यवस्थित रूप उसका मानक रूप कहलाता है। व्याकरण, ग्रामर। किसी भाषा को शुद्ध रूपेण प्रयोग करने की विधि बताने वाली नियमावली को उसका व्याकरण कहते हैं। भाषा के सर्वमान्य और शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त करने में व्याकरण अत्यंत उपयोगी होता है। इससे ही भाषा प्रयोग में आधारभूत नियमों का ज्ञान होता है। व्याकरण भाषा के अंग प्रत्यंग को समझने की शक्ति प्रदान करता है। इसी के माध्यम से वाक्य एवं शब्द रचना के नियमों की जानकारी प्राप्त होती है। प्रत्येक भाषा के अपने नियम होते हैं। उसकी ध्वनियों, शब्द, पद, वाक्य रचना के नियम भी पृथक होते हैं। किसी भी भाषा के सब नियमों को एकत्र करना, उन्हें पाठकों को समझाना तथा भाषा का मानक रूप स्थापित करना व्याकरण का कार्य है। व्याकरण भाषा के प्रचलित रूपों में से नियम खोजकर एक नियमावली तैयार करता है। व्याकरण भाषा के प्रचलित रूप का अनुकरण करता है। इस प्रकार व्याकरण के ज्ञान से भाषा का उचित व प्रभावशाली प्रयोग करने की सामर्थ्य उत्पन्न होती है तथा भाषा प्रयोग के विभिन्न नियमों की जानकारी प्राप्त होती है। पार्ट्स ऑफ ग्रामर, व्याकरण के अंग। व्याकरण भाषा संबंधी शास्त्र है और भाषा का प्रमुख अंग वाक्य है। वाक्य शब्दों से बनता है और शब्दों से रचना मूल ध्वनियों से होती है। लिखित भाषा में प्रत्येक मूल ध्वनि के लिए एक चिन्ह रहता है जिसे वर्ण कहते हैं। इस प्रकार वर्ण, शब्द और वाक्य के विचार से व्याकरण के मुख्य 4 अंग हैं। पहला, वर्ण विचार। इसके अंतर्गत वर्णों के आकार, उच्चारण, वर्गीकरण तथा उसके मेल से शब्द बनते हैं। ऐसे नियमों आदि का उल्लेख किया जाता है। नंबर दूसरा है शब्द विचार। इसके अंतर्गत शब्दों के भेद, व्युत्पत्ति और रचना आदि के नियमों का वर्णन होता है। तीसरा है पद विचार। इसमें पद, भेद, रूपांतर,
और शब्द रूपों के प्रयोग संबंधी नियमों का अध्ययन किया जाता है। चौथा है वाक्य विचार। इसके अंतर्गत वाक्य भेद, वाक्य विश्लेषण, वाक्य रचना तथा विराम चिन्हों के प्रयोग आदि पर विचार किया जाता है। तो इस प्रकार से इस भाग का वाचन पूरा हुआ। अब इस भाग की व्याख्या प्रस्तुत की जा रही है। हिंदी का मानक रूप। किसी भी भूभाग पर जो भाषा बोली जाती है या उपभाषा बोली जाती है, प्रयोग किया जाता है, तो उसके भौगोलिक भिन्नताओं के कारण उसके रूप में विविधता आ जाती है या भिन्नता आ जाती है। जैसे कि हम समझ सकते हैं कि अगर पूरे उत्तर प्रदेश में हम देखें तो लखनऊ का क्षेत्र और फिर इधर हम झांसी के क्षेत्र में जाएं और उधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाएं तो हम पाते हैं कि बोलियों में भिन्नता है और बोलियों की भिन्नता के साथ साथ शब्दों के उच्चारण में भी भिन्नता है तथा उनके लिखने के प्रकार में भी भिन्नता है। तो इस प्रकार से इस भिन्नता के कारण एक रूपता का अभाव होने के कारण विद्वानों ने ये चिंतन किया और पाया कि ऐसा होना चाहिए कि कम से कम लिखित जो रूप है, लिपि है, उसके वर्णों में भिन्नता न रहे ताकि एक क्षेत्र में लिखे जाने वाले ग्रंथ या साहित्य को दूसरे क्षेत्र में आसानी से पढ़ा जा सके। इसलिए विद्वानों ने भाषा का एक मानक रूप प्रस्तुत किया, स्टैंडर्ड रूप प्रस्तुत किया। जैसे कि आप साइंस में पढ़ते हो कि 1 मीटर प्लेटिनम इरिडियम की रखी हुई जो धातु की छड़ी है, तो उसे पूरे विश्व में 1 मीटर मान लिया गया। तो इसी प्रकार से प्रत्येक वर्ण को, हिंदी के प्रत्येक वर्ण को मानक रूप प्रदान किया गया। यहाँ पर आप देख सकते हो कि पहले जो आ बनता था, जैसे के बाद ये आ बना हुआ है और इसके तो आ को अब इस रूप में जो और के बाद आ बना हुआ है उस रूप में मानक रूप प्रदान किया गया। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि कता लिखने का प्रारंभ रूप ये है। इस प्रकार से कता लिखा जाता था, लेकिन अब मानक रूप में कता लिखने का तरीका हो गया आधा क और ता। इसी प्रकार से ना लिखने के लिए हा के नीचे ना लगाया जाता था, जो कई स्थितियों में दिक्कत करता था, परेशान करता था। तो विद्वानों ने उसे दिया कि हा के नीचे हलंत होनी चाहिए और फिर ना होना चाहिए। इसी प्रकार से जैसे हम पट्टा लिखते हैं तो पट्टा लिखने में टा को 2 टा होते थे, एक आधा टा और एक पूरा टा। तो टा के नीचे टा लिखा जाता था, लेकिन बाद में विद्वानों ने कहा कि नहीं, ये तरीका ठीक नहीं है। पहले हम पहले वाले टा के नीचे हलंत लगाएं और दूसरे टा को पूरा लिखें। तो इस प्रकार से और देख सकते हैं जाए और जाए, तो जाए जो लास्ट वाला जाए है वो सही रूप है। तो इस प्रकार से कुछ मानक रूप प्रदान किए गए। ये शिष्ट और सुनिश्चित व्यक्तियों द्वारा, सुशिक्षित जो व्यक्ति थे, शिष्ट व्यक्ति थे जिन्होंने साहित्य की रचना करी, तो उन्होंने एक मानक रूप प्रदान किया ताकि आगे चल करके पूरा समाज, पूरा राष्ट्र इन्हीं मानक, हिंदी के मानक वर्णों या शब्दों का प्रयोग करके साहित्य की रचना करे। यह भाषा का व्यवस्थित व मानक रूप कहलाया। इसके बाद हम बात करते हैं व्याकरण पर। तो व्याकरण जो है वो शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा के शुद्ध रूप से लिखने, पढ़ने व बोलने का ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो व्याकरण कहलाता है। अच्छा, व्याकरण से क्या है कि व्याकरण जो है ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य रचना के नियमों को पृथक ना करके एक साथ करके और उसके नियमों को समझा करके पाठकों में भाषा को स्थापित करना ही जो है ये व्याकरण का मुख्य जो कार्य है। इसके अलावा इस प्रकार व्याकरण के ज्ञान से भाषा का उचित, भाई जब आपको व्याकरण का ठीक से ज्ञान होगा तो आप भाषा का सही प्रयोग कर पाएंगे और भाषा को ठीक से समझ भी पाएंगे। इसलिए व्याकरण का ज्ञान
बहुत आवश्यक हुआ और व्याकरण का पठन पाठन भी आवश्यक हुआ, क्योंकि समय के साथ साथ और भौगोलिक भिन्नताओं के कारण लोगों में भिन्न भिन्न प्रकार से शब्दों और वाक्यों के रचना होने लगी, जिससे कि एक नियम और एक निश्चित प्रक्रिया होनी चाहिए, जिस प्रक्रिया के तहत ही शब्दों, वाक्यों तथा अनुच्छेद या पैराग्राफ का निर्माण किया जाए। तो इस प्रकार से व्याकरण के इस महत्व को समझा गया और हिंदी के लिए एक निश्चित व्याकरण का निर्माण विद्वानों द्वारा किया गया। अब आते हैं व्याकरण के अंग। तो व्याकरण के जो अंग हैं, तो व्याकरण संबंधी व्याकरण भाषा संबंधी शास्त्र है, जो भाषा का मुख्य अंग जो भी भाषा होती है उसका जो प्रमुख अंग होता है वो वाक्य होता है, और वाक्य का निर्माण पदों या शब्दों से होता है और शब्दों का निर्माण वर्णों से होता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर जो व्याकरण के 4 अंग मुख्य मान लेते हैं। पहला है वर्ण विचार। तो सबसे पहले हम वर्णों पर विचार करते हैं कि वर्ण का आकार कैसा है, वर्ण का उच्चारण किस प्रकार से होगा, वर्णों का वर्गीकरण का च टा ता पा इस प्रकार से 5 वर्णों में होगा, वर्गों में होगा, और उनके उच्चारण कहाँ से होता है, दंत से होता है, कंठ से होता है। तो इस पर हम विचार करेंगे। तो इस प्रकार के विचार को वर्ण विचार कहेंगे। दूसरे उसमें हम शब्द विचार करेंगे कि शब्द जो भी शब्द हैं तो उन शब्दों का भेद किस प्रकार, कितने भेद हो सकते हैं शब्द के, और शब्द की उत्पत्ति या व्युत्पत्ति रचना कैसे हुई, व्युत्पत्ति और उसका मूल स्थान क्या है। इस प्रकार से हम शब्द पर विचार करते हैं। इसके बाद पद विचार। जो भी पद है वो उसका वो संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है या विशेषण है, उसका रूपांतर किस प्रकार से होगा, और शब्द जो पद है या शब्द है वो किस प्रकार से वाक्य में रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त अगला है वाक्य विचार। तो वाक्य में हम वाक्य के अंतर्गत विचार करेंगे कि वाक्य का कौन भेद कैसा, साधारण वाक्य है, नकारात्मक वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है, किस प्रकार का वाक्य है। वाक्य विश्लेषण करेंगे कि ये जो भी वाक्य है उसमें जो शब्द हैं वो क्या हैसियत रखते हैं, और वाक्य रचना किस प्रकार की, मिश्रित है, संयुक्त है या साधारण वाक्य है। इस प्रकार से हम वाक्य के भेदों पर भी विचार करेंगे। तो इस प्रकार से आगे के पाठों में आपको ये मिलेंगे। पहला मिलेगा वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, और तीसरा पद विचार, तथा चौथा आपका वाक्य विचार मिलेगा। अब आते हैं इसके पश्चात आपको आगे इससे रिलेटेड अभ्यास कार्य और प्रश्नोत्तर पर विचार करते हैं। अभ्यास कार्य के रूप में पहले प्रश्न पर हम विचार करते हैं। पहला प्रश्न है, उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो संस्कृत की लिपि है, तो यहाँ आप भरेंगे संस्कृत की लिपि देवनागरी है। यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं गुरुमुखी और देवनागरी। तो संस्कृत की जो लिपि है वो देवनागरी है। फिर दूसरा प्रश्न है, डैश भाषा का मूल है, डैश भाषा का मूल है लिपि और ध्वनि। तो ध्वनि भाषा का मूल है। फिर तीसरा प्रश्न है, डैश को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो आपको व्याख्या में बताया गया था 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। चौथा है, हिंदी शब्द की उत्पत्ति सिंधु शब्द से मानी जाती है। यहाँ क्या भरेंगे, सिंधु नदी का नाम है, तो सिंधु शब्द से मानी जाती है। पांचवा है, डैश छोटे क्षेत्र में बोला जाने वाला भाषा का एक स्थानीय रूप है। तो यहाँ भाषा और बोली, तो बोली भरेंगे। बोली छोटे क्षेत्र में बोला जाने वाला भाषा का एक स्थानीय रूप है। अब हम अगले प्रश्न पर विचार करते हैं। इसमें गलत और सही पता करना है कि कौन सा वाक्य सही है और कौन सा वाक्य कथन गलत है। तो पहले कथन को पढ़ते हैं, राष्ट्रभाषा को ही राजभाषा कहा जाता है। राष्ट्रभाषा को ही राजभाषा कहा जाता है, गलत। क्योंकि राष्ट्रभाषा पूरे राष्ट्र में एक साथ बोली जाती है, जबकि राजभाषा भिन्न भिन्न प्रदेशों की अलग अलग राजभाषा हो सकती है। जैसे तमिलनाडु की तमिल भाषा में वहाँ कार्य होता है।
इसके बाद दूसरा है भारत में सर्वाधिक पत्र पत्रिकाएं व इनके पाठक हिंदी भाषी हैं। व्याख्या के दौरान भी बताया गया था, भारत में सबसे ज़्यादा पत्र पत्रिकाएं और इसके पाठक हिंदी भाषी हैं। तीसरा है हिंदी मॉरिशस की राष्ट्रभाषा है। नहीं, हिंदी मॉरिशस में हिंदी बोली जाती है, लेकिन ये फिजी की राजभाषा है, तो गलत है ये ऑप्शन, ये कथन। चौथा, नेपाली भाषा को भारतीय संविधान में मान्यता दी गई। हाँ, 22 जो भाषाएं भारत की ली गई संविधान में, उसमें नेपाली भाषा को भी मान्यता दी गई। पांचवा है बोली एक छोटे क्षेत्र में बोली जाती है। बिल्कुल सही है, बोली का जो क्षेत्र होता है वो सीमित क्षेत्र होता है, छोटा क्षेत्र होता है। अब आते हैं प्रश्न नंबर ग में। यहाँ पर कथन है और कथन के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, तो चारों विकल्पों पर हम पहले विचार करेंगे। पहले कथन पढ़ेंगे। पूर्वी हिंदी वर्ग की उपभाषा है। तो पूर्वी हिंदी में आपकी मैथिली, अवधी, मारवाड़ी, तो पूर्वी भाषा में आपकी अवधी भाषा आती है, तो अवधी पर सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न नंबर 2 है पश्चिमी हिंदी वर्ग की उपभाषा है। तो पश्चिमी हिंदी वर्ग की उपभाषा में देखते हैं, विकल्पों पर विचार करते हैं। अवधी, भोजपुरी, ब्रजभाषा। तो यहाँ पर ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी की उपभाषा है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 पर विचार करते हैं। भारतीय संविधान द्वारा डैश भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई। तो पहले 18 भाषाओं को प्रदान की गई थी, बाद में 4 भाषाएं और शामिल की गई थी, तो इस प्रकार से 22 भाषाओं को भारतीय संविधान में मान्यता प्रदान की गई। प्रश्न नंबर 4 में कह रहा है संसार की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का स्थान है। तो आपको व्याख्या के दौरान बताया गया था कि संसार में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली पहले नंबर पर आपकी अंग्रेजी हो गई, दूसरे पर चाइनीज हो गई और तीसरे पर आपकी हिंदी आती है, तो तीसरा स्थान प्राप्त है। और प्रश्न नंबर 5 है हिंदी डैश देश की राजभाषा है। तो हिंदी फिजी देश की राजभाषा है, राज्य भाषा है वहाँ की। इस प्रकार से इन प्रश्नों के उत्तर आपने देखे। अब आइए हम लिखित प्रश्नों पर विचार करते हैं। लिखित प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए आप जो पेज प्रारंभ में दिए गए हैं उन पेजों को पॉज करके और आप उसमें से उनके उत्तर ढूंढ करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। यहाँ पर सांकेतिक रूप से आपको कुछ उत्तर बताए जाएंगे। प्रश्न नंबर घ में पहला प्रश्न है भाषा किसे कहते हैं। भाषा किसे कहते हैं, तो आप पढ़ते चले आ रहे हैं, आपने व्याख्या में पढ़ा था कि अपने मन के भाव या विचारों को व्यक्त करने के साधन को भाषा कहते हैं। फिर प्रश्न कर रहा है कि भाषा के कौन कौन से रूप हैं। तो भाषा के मुख्य 2 रूप हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। फिर प्रश्न कर रहा है लिखित भाषा को स्पष्ट कीजिए। तो वह भाषा जो लिख करके या पढ़ करके जिससे दूसरे के मन के भावों का आदान प्रदान होता है उसे लिखित भाषा कहते हैं। तो इस प्रकार से पहले प्रश्न का उत्तर आप ढूंढेंगे और उसको अपनी कॉपी पे लिखेंगे। प्रश्न नंबर 2 है बोली किसे कहते हैं। तो आपको बताया गया कि बोली एक सीमित क्षेत्र के व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। जो एक निश्चित सर्टेन छोटे से क्षेत्र में बोली जाती है उसे बोली कहते हैं। देश के विभिन्न क्षेत्रों में कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं, तो टेबल दिया हुआ है, आप पेज पॉज करके देखेंगे तो वो टेबल में विभिन्न क्षेत्रों की विभिन्न बोलियां भी दी गई हैं। फिर आते हैं प्रश्न नंबर 3 में लिपि किसे कहते हैं। तो ध्वनि संकेतों के लिखने के चिन्हों को लिपि कहते हैं। ध्वनियों के लिखने के चिन्हों को लिपि कहते हैं। लिपि की परिभाषा भी आप पॉज करके देख करके लिख सकते हैं। और वो तालिका भी बनी हुई है जिस तालिका में विभिन्न भाषाओं की विभिन्न लिपियां भी दर्शाई गई हैं। इस प्रकार से इस प्रश्न नंबर 3 का उत्तर भी आप लिखेंगे। प्रश्न नंबर 4 है हिंदी की विभिन्न उपभाषाओं को समझाइए। तो हिंदी की विभिन्न उपभाषाओं की तालिका दी हुई है।
पृष्ठ में, और उनको आप उस तालिका को देख करके उनको समझ सकते हैं। हिंदी की विशेषताओं तथा उपलब्धियों पर चर्चा कीजिए। लास्ट व्याख्या के दौरान हमने आपको बताया था कि हिंदी की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और हिंदी ने किन किन उपलब्धियों को प्राप्त किया है। तो दोनों बिंदुओं पर आप 4-4 पॉइंट्स में इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। 4 विशेषताएं लिखेंगे हिंदी भाषा की और 4 ही उपलब्धियां लिखेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 आता है, व्याकरण किसे कहते हैं। तो अभी इसी वीडियो के भाग में आपको व्याकरण वो शास्त्र है जो हमें किसी भी भाषा के शुद्ध रूप से लिखने, पढ़ने व बोलने का ज्ञान कराता है, व्याकरण कहलाता है। व्याकरण के वीडियो के अंत में हमने अभी बताया था कि व्याकरण के 4 अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वर्ण विचार आप देख सकते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। तो इस प्रकार से 4 अंग आप जो है लिखेंगे। इसके बाद प्रश्न आता है, हिंदी के मानक रूप से क्या अभिप्राय है। तो मानक रूप बताया कि भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार से वर्णों और ध्वनि चिन्हों को लिखा जाता था। तो विद्वानों ने क्या किया कि पूरे देश में जो भी हिंदी प्रयुक्त की जाएगी उसमें एक मानक स्टैंडर्ड वर्णों का ही प्रयोग किया जाएगा और इसी प्रकार से उन शब्दों को लिखा जाएगा। तो इस रूप को मानक रूप कहा गया। अब आते हैं, तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करना है और उनको लिख करके बाकायदे प्रत्येक का उदाहरण भी प्रस्तुत करना है लिखने के पश्चात, और प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के समाप्त होने पर एक लाइन छोड़ करके दूसरे प्रश्न का उत्तर लिखना है। अब आते हैं, अगला प्रश्न इसमें दिया हुआ है, भाषा का उसकी लिपि से सुमेल कीजिए। तो अभी बहुत सारी लिपियां बताई गई थी, तालिका दी हुई है। अंग्रेजी की जो लिपि है वो रोमन है, संस्कृत की लिपि देवनागरी है, उर्दू की लिपि फारसी है, गुजराती की गुजराती लिपि है और पंजाबी की गुरुमुखी लिपि है। इस प्रकार से इन प्रश्नों के मिलान करेंगे। अब आते हैं, भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं के नाम लिखिए। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है, आपके पास बुक हो तो ठीक है, नहीं 22 भाषाओं की तालिका आपको अपनी कॉपी में बनानी है, वो आगे आपको दिखाया जा रहा है। ये 22 भाषाओं की तालिका है जिन्हें आप उस पृष्ठ में या अपनी कॉपी में 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर के 22 तक डाल करके भाषा और उसकी लिपि को अपनी कॉपी पे लिखेंगे।